फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस.के. ठाकुर एक बार फिर से अंग्रेजी के एक नए अध्याय के साथ आपके बीच उपलब्ध हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको मालूम है वर्ब्स को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है, एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है एक्सिलरी वर्ब्स दो तरह की होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। आपने यह भी देखा है कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब के साथ मिलकर वाक्य के अंदर ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट का बोध कराती हैं, जबकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के साथ सीधे सीधे कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता। इसे मोड्स ऑफ यूसेज पर आधारित मानकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग वर्ब्स को होलिस्टिक पैरामीटर्स पे सीखेंगे, यानी प्रिंसिपल यानी एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स को अलग अलग बांट कर नहीं। अब मैं सीधे सीधे आपसे बात करूंगा वर्ब की। जैसे ही वर्ब बोला आप समझ जाएंगे एक्सिलरी प्लस मेन बोथ। बच्चों, वर्ब्स दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। अब यह तो आपको मालूम है कि वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन, यानी स्पीच में स्पीच ऑर्गन के रूप में जब भी वर्ब इस्तेमाल होंगी एक्शन शोइंग पर्पस से इस्तेमाल होगी। अब अगर मान लीजिए एक ऐसा एक्शन शोइंग स्पीच ऑर्गन जो वाक्य को या वाक्य के प्रेडिकेशन को एक फाइनाइट कंटेक्स्ट दे, वैसी स्थिति में इस्तेमाल की गई वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अभी समझेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ किसी स्पीच के अंदर एक्शन शोइंग पर्पस से इस्तेमाल की गई वर्ब अगर फाइनाइट कंटेक्स्ट को शो नहीं करती, इनफाइनाइट कंटेक्स्ट को शो करती है, तब उसे इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब देखते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से। अगर मान लीजिए मैं बोलूं आई एम स्टडिंग, मैं अध्ययनरत हूं, मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो एक सुनिश्चित संदर्भ में इस वाक्य के माध्यम से आपको कुछ पता चल रहा है कि हां क्या हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। और बच्चों अगर मैं यही बोलूं आई हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना है, क्या गारंटी मैं अध्ययन करूंगा? स्टडी के माध्यम से क्या कोई फाइनाइट कंटेक्स्ट का बोध हो रहा है? नहीं। तो बच्चों यहीं पर यह वर्ब इनफाइनाइट वर्ब कहला जाएगी। वही पहले वाक्य में आई एम स्टडिंग, जहां साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वर्ब एक फाइनाइट कंटेक्स्ट को शो कर रही है, यानी इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब स्टडिंग फाइनाइट मोड में है। क्लियर है बच्चों ये बात? आगे हम लोग इनफाइनाइट मोड ऑफ वर्ब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ब जब अपने इनफाइनाइट मोड में होती है तब वो या तो इन्फिनिटिव के रूप में पढ़ी जाती है, या पार्टिसिपल के रूप में, या जेरंड के रूप में। जब वर्ब फाइनाइट मोड में होती है तब मुख्यतः इसे दो अलग अलग संदर्भ में रखकर इसका अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं फाइनाइट ट्रांजिटिव और दूसरे को फाइनाइट इनट्रांजिटिव। तो बच्चों जो फाइनाइट मोड है वर्ब का, यहां मोड का मतलब इस्तेमाल का तरीका, यानी वर्ब अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट मोड में यूज हुई है, इसका मतलब कि वो फाइनाइट कंटेक्स्ट को जाहिर करने के लिए वाक्य में इस्तेमाल हुई है, तो ही उसका मोड फाइनाइट मोड कहलाया। अगर वर्ब के माध्यम से वाक्य के अंदर इनफाइनाइट संदर्भ का बोध हो रहा है, इनफाइनाइट कंटेक्स्ट का बोध हो रहा है, तब बच्चों स्पष्ट रूप से मान लेना कि वर्ब अपने इनफाइनाइट मोड में है, यानी उसके इस्तेमाल का जो मोड है
उसके इस्तेमाल का जो तरीका है वो कैसा है, इनफाइनाइट है। अब चूंकि हम लोग फाइनाइट के तहत ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। अगर शब्द ट्रांजिटिव का लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो बच्चों ट्रांजिटिव मतलब होता है शिफ्टिंग, मूविंग, मूवेबल। और जब बात इनट्रांजिटिव की होगी तो नॉन शिफ्टिंग, इमूवेबल, नॉट मूविंग यानी स्टैग्नेंट। ये मूविंग, नॉन मूविंग मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप जरा बताओ। क्या वर्ब मूव करती है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। राधा इज राइटिंग अ लेटर। अब इस वाक्य में जो वर्ब है वो कौन सी है, इज राइटिंग। मैंने पहले ही बताया कि अब हम लोग एक्सिलरी और मेन वर्ब को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, सीधे वर्ब बोलकर। वर्ब बोलने मात्र से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी कंसर्न एक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों को लेकर है। राधा इज राइटिंग अ लेटर, यहां पर जो वर्ब इज राइटिंग है, पहली बात ये फाइनाइट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है कि इनफाइनाइट कंटेक्स्ट में? स्पष्ट है, फाइनाइट कंटेक्स्ट में। अब हमें यह देखना है कि जब वर्ब फाइनाइट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो गई, फाइनाइट मोड में इस्तेमाल हो गई, तो फिर ये ट्रांजिटिव है कि नॉन ट्रांजिटिव, मूविंग है कि नॉन मूविंग? बच्चों वर्ब का मूविंग होना या नॉन मूविंग होना यह पूर्णतः सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वर्ब को प्ले करता है, सब्जेक्ट ही उस एक्शन को अंजाम देता है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म की गई एक्शन वाक्य में मूवमेंट प्राप्त कर ली, यानी मूविंग बन गई, जाहिर सी बात है वर्ब मूव करेगी तो कहीं ना कहीं जाकर स्ट्राइक करेगी। अब सब्जेक्ट कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा हो जिसका इंपैक्ट कहीं और भी पड़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है वैसी स्थिति में वर्ब मूव करके वहां पर जाकर आरोपित होगी जहां इंपैक्ट डालना है। और बच्चों एक बार जैसे ही वर्ब मूव कर गई, इसी को हम शिफ्टिंग वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। यानी राधा के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो बेसिकली लेटर पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। यानी इस वाक्य में इस्तेमाल की गई वर्ब राइटिंग किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों पिछले चैप्टर्स में कि सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म की गई एक्शन वाक्य में जहां आरोपित होगी, जिस जगह पर, जिस शब्द पर, उसी को क्रिया का कर्म बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बोलेंगे। यानी ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की परिकल्पना तभी मुमकिन है जब वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की होगी, और यदि वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की नहीं है तब ऑब्जेक्ट टू द वर्ब की परिकल्पना स्पष्ट नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब को आप फेच नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। यानी क्रिया के कर्म को हासिल करने के लिए आवश्यक है कि क्रिया सकर्मक हो, क्रिया ट्रांजिटिव हो। और क्रिया ट्रांजिटिव कब होगी, जाहिर सी बात है क्रिया ट्रांजिटिव तब होगी जब वो एक्टिव होगी। फिर क्रिया एक्टिव कैसे होगी, क्रिया एक्टिव तब होगी जब उसे अंजाम देने वाला, उसे परफॉर्म करने वाला एक्टर की भूमिका में हो, परफॉर्मर की भूमिका में हो। अगर वो खुद ही सफरर की भूमिका में हो जाएगा तब तो क्रिया इनएक्टिव हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी। और जब क्रिया पैसिव हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, तब मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब मूवमेंट नहीं करेगी तो वो अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं कर सकेगी, और यदि उसे उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं कहला पाएगी। फिर क्या कहलाएगी, इनट्रांजिटिव। बच्चों एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से इसे देखते हैं। राजा किल्ड अ स्नेक। अब बताओ इस वाक्य में वर्ब कौन सी है, किल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसके साथ डिड फॉर्म ऑफ एक्सिलरी सम्मिलित है। इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, राजा। अब जरा बताओ राजा
परफॉर्मर की भूमिका में है कि सफरर की भूमिका में है। कहने का मतलब राजा क्रिया को कर रहा है या क्रिया को झेल रहा है, वर्ब को प्ले कर रहा है या वर्ब को फेस कर रहा है। बच्चों अगर वर्ब को प्ले कर रहा है तब सब्जेक्ट, क्रिया एक्टिव होगी ही होगी, और जब क्रिया एक्टिव होगी तभी तो हम विचार कर सकेंगे कि भाई एक्टिव होने के अलावे क्या ये कहीं जाकर ट्रांजिट भी कर रही है, शिफ्ट भी कर रही है। जैसे ही वो कहीं शिफ्ट कर जाएगी वहीं पर इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे, और अगर शिफ्ट नहीं करेगी तो फिर ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहला जाएगी। यानी एक बात तो तय है कि क्रिया के ट्रांजिटिव होने के लिए, वर्ब के ट्रांजिटिव होने के लिए पहली जो कंडीशन है वो ये है कि सब्जेक्ट को परफॉर्मर की भूमिका में होना होगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होगा कि वर्ब में मूवमेंट आ सके। अगर वर्ब में मूवमेंट नहीं आया तो फिर वो दूसरी जगह जाकर स्ट्राइक नहीं करेगी, आरोपित नहीं होगी, और इस तरह से उसे उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, फलतः ट्रांजिटिव नहीं कहला पाएगी। हमने 2-3 बातें यहां कर डाली, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। सब्जेक्ट का परफॉर्मर होना, वर्ब का एक्टिव होना, फिर एक्टिव होने के बाद उसमें मूवमेंट आना, वगैरह वगैरह। बच्चों बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझो। जैसे यही वाक्य है जो मैंने आपके सामने अभी रखा, राजा किल्ड अ स्नेक। अगर आप गौर करोगे इस पर तो ये तो कम से कम आप स्पष्ट कर पाएंगे कि हत्या करने की जो क्रिया है, किल्ड यानी किलिंग एक्शन, इसका परफॉर्मर कौन है? राजा है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस एक्शन का इंपैक्ट राजा पे पड़ रहा है, नहीं, राजा तो इस एक्शन का डूअर है, परफॉर्मर है। जहां कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में बच्चों अगर सब्जेक्ट परफॉर्मर की भूमिका में आ गया तो आंख बंद करके समझ जाना कि वर्ब एक्टिव है, यानी एक्टिव वर्ब है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव वर्ब की बात कर रहा हूं। अगर सब्जेक्ट परफॉर्मर तो वर्ब एक्टिव, और वर्ब के एक्टिव होने के बाद ही वो ट्रांजिटिव है या नहीं, इस अवधारणा पर विचार किया जाता है। अगर वर्ब पैसिव हो गई तो फिर हम इस परिकल्पना पर विचार ही नहीं करेंगे कि वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव, नो, वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो सबसे पहले वर्ब का एक्टिव होना जरूरी है। तो अब इस वाक्य पर गौर करो, राजा किल्ड अ स्नेक। जाहिर सी बात है राजा यहां परफॉर्मर है तो स्पष्ट है वर्ब एक्टिव है। और वर्ब जब एक्टिव होती है तब दो चीजें हो सकती है, एक्टिव होने के बावजूद भी वो नियत बनी रहे, स्टैग्नेंट बनी रहे, या फिर कुछ यूं एक्टिव हो जाए कि कहीं और जाकर स्ट्राइक कर जाए। वो जहां स्ट्राइक करेगी, जिस शब्द पर स्ट्राइक करेगी, वो शब्द वर्ब का सफरर कहलाएगा, फेस करने वाला। और सफरर को ही तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी वर्ब जहां आरोपित होगी वही वर्ब का ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, यानी क्रिया के साथ कर्म जुड़ जाएगा। अब क्रिया सकर्मक कहला जाएगी, ट्रांजिटिव कहला जाएगी। हिंदी व्याकरण में इसी के करेस्पॉन्डिंग जो टर्म इस्तेमाल होता है ट्रांजिटिव वर्ब के सापेक्ष, वो बेसिकली सकर्मक क्रिया बोला जाता है। तो बताओ इस वाक्य में क्या वर्ब ट्रांजिटिव है? राजा किल्ड अ स्नेक स्पष्ट रूप से ट्रांजिटिव है। राजा के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म की जा रही है वो कहां आरोपित हो रही है? स्नेक पर। किलिंग एक्शन का शिकार कौन हो रहा है? राजा या सांप? सांप। और उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला परफॉर्मर कौन है? राजा। तो राजा सब्जेक्ट हो गया, स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया, और क्रिया का ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे ही वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वर्ब ट्रांजिटिव कहला जाएगी। एक और वाक्य के माध्यम से ट्रांजिटिव वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं या इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव स्पष्ट है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं तो फिर इनट्रांजिटिव होगी, बशर्ते कि वो फाइनाइट मोड में हो। मान लो बच्चों मैं बोलूं मोना इज स्लीपिंग ऑन द बेड। चलो अभी इस वाक्य के छोटे हिस्से को मैं रखता हूं, मोना इज स्लीपिंग।
ये बताओ इस वाक्य में वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है? बाद में विचार करेंगे कि वो ट्रांजिट कर रही है कि नहीं। बस इतना ही बता दो, छोटा सा वाक्य है, मोना इज स्लीपिंग, मोना सो रही है। अब बताओ मोना परफॉर्मर की भूमिका में है कि सफरर की भूमिका में? भाई सोने की क्रिया भी क्रिया है, और इसे कौन अंजाम दे रहा है? मोना। तो सोने की क्रिया का कर्ता कौन है? यहां पर सब्जेक्ट टू द वर्ब कौन है? एक्शन का परफॉर्मर कौन है? जाहिर सी बात है मोना है। तो बच्चों मोना अगर परफॉर्मर हो गई, यानी सब्जेक्ट अगर परफॉर्मर हो गया, तो वर्ब कैसी होगी? एक्टिव होगी। अभी ट्रांजिटिव पर विचार नहीं करना है, वर्ब एक्टिव होगी। इज स्लीपिंग नो डाउट एक्टिव मोड ऑफ वर्ब है। इतना तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट परफॉर्मर एक्टिव, और सब्जेक्ट यदि सफरर हो जाएगा तो वर्ब पैसिव। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला वाक्य मैंने बोला था, राजा किल्ड अ स्नेक, अगर मैं यही बोल दूं अ स्नेक वाज किल्ड बाय राजा, तो बताओ अगेन इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ? किसकी बात की जा रही है? किसे मारे जाने की बात की जा रही है? स्नेक की। तो स्नेक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या सब्जेक्ट स्नेक कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर किसी एक्शन की परिणति इसे झेलनी पड़ रही है, किसी एक्शन का इंपैक्ट इसे फेस करना पड़ रहा है? स्नेक इज किल्ड बाय राजा। तो जाहिर सी बात है इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है स्नेक, ये परफॉर्मर नहीं है, ये सफरर है। तो जरा विचार करो इस वाक्य की वर्ब पे। स्नेक वाज किल्ड बाय राजा, वाज किल्ड, या मान लो इसी को मैं प्रेजेंट टेंस में लिखा होता, स्नेक इज किल्ड बाय राजा। तो भाई किलिंग एक्शन का परफॉर्मर यहां कौन है? राजा है। सफरर कौन है? स्नेक है। लेकिन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल हुआ है? स्नेक का। ये स्नेक कैसा है? ये सब्जेक्ट कैसा है? सफरर है। सो इस वाक्य में इस्तेमाल की गई जो वर्ब है वाज किल्ड या इज किल्ड, बच्चों ये पैसिव मोड में है, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन वही हम यहां देख रहे हैं, राजा किल्ड अ स्नेक, यहां पर वर्ब एक्टिव है और कुछ इस कदर एक्टिव है कि ट्रांजिट भी हो जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मोना इज स्लीपिंग, यहां भी वर्ब एक्टिव है क्योंकि मोना परफॉर्मर है। अगर मान लीजिए मैं कहूं मोना इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो बच्चों अगेन इस वाक्य में भी सब्जेक्ट के रूप में अगेन हमने मोना को रखा है। इज स्लीपिंग वर्ब है, और हमने यह भी तय कर लिया कि इज स्लीपिंग कैसी वर्ब है? एक्टिव वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्मर है, सब्जेक्ट डूअर की भूमिका में है, एक्टर की भूमिका में है। लेकिन जरा बताओ क्या इस वाक्य में वर्ब इज स्लीपिंग कहीं स्ट्राइक कर रही है? क्या इज स्लीपिंग कहीं भी वाक्य में ऑन द बेड कहीं स्ट्राइक कर रही है, कहीं मूव कर रही है? खुद सोच लो ना, यहां जो परफॉर्मर है मोना है, उसके द्वारा जो सोने की क्रिया अंजाम दी जा रही है वो तो मोना से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मोना एक्शन प्ले कर रही है, बट वो एक्शन उसी तक सीमित है। मोना के सोने से क्या आप रिलैक्स हो सकते हैं? वो सो रही है और आपकी नींद पूरी हो जाएगी? नहीं, वो सोएगी तो उसकी नींद पूरी होगी। तो उसके द्वारा परफॉर्म किया हुआ एक्शन कहीं नहीं जा रहा है, कहीं आरोपित नहीं हो रहा है, कहीं ट्रांजिट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एक्टिव होने के बावजूद भी वो इनट्रांजिटिव है। इज स्लीपिंग कैसी वर्ब हो गई यहां पर? इनट्रांजिटिव, अकर्मक, यहां क्रिया का कोई कर्म नहीं है। हालांकि वाक्य पर अगर गौर करें और अब तक जो हमने पढ़ा है पिछले डिफरेंट चैप्टर्स में, उसके आधार पे बच्चों आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में निसंदेह वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑन द बेड। आपको मालूम है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑन के बाद जो नाउन द बेड इस्तेमाल हुआ है बच्चों, ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट ही होता है,
यानी इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि वर्ब कहीं मूव नहीं कर पाई, ट्रांजिट नहीं कर पाई, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर क्या है? इनट्रांजिटिव है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में विभेद स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। आप खुद ही सोचो, मोना इज स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या मोना के सोने से बेड पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? बेड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं बेड पर ब्लास्ट हो जाएगा, उसके सोने से सोने का लाभ उसे मिलेगा। वो अब कहीं ट्रांजिट नहीं कर रही है, लिहाजा इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में समझने के दौरान बच्चों हमने परफॉर्मर हो तो वर्ब एक्टिव होगी, नो मैटर whether it should be transitive or intransitive, no matter whether it would be transitive or intransitive, लेकिन इतना तो है कि वो एक्टिव होगी। वर्ब का एक्टिव मोड में होना, पैसिव मोड में होना किस बात का परिचायक है, किस बात का द्योतक है? बच्चों, वर्ब जिस तरीके से वाक्य में इस्तेमाल होगी, वाक्य का स्वरूप वैसा ही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल को फिर से दोहराता हूं, मोना इज राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हुई है, चलो एक तरफ तो हमने बोल दिया कि इज राइटिंग एक्टिव मोड में है क्योंकि मोना परफॉर्मर है, अच्छी बात है। इसे हम लोग और व्यवहारिक संदर्भ में सीखते हैं। ये जो सेंटेंस जिसके अंदर इज राइटिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इज राइटिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इस सेंटेंस का स्वरूप कैसा है? सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छाबोधक, आश्चर्यबोधक, कैसा है? यानी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डिजायर बेस्ड, एक्सक्लेमेटरी, कैसा है? बच्चों जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस किसकी वजह से बना? जाहिर सी बात है वर्ब की वजह से बना। क्योंकि आपको बता दूं, सेंटेंस कैसा है या नहीं, अगर इसके दो धड़ों पर विचार करेंगे आप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे, तो वहां पर जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी सेंटेंस के संदर्भ को बताने की, सेंटेंस के स्वरूप को बताने की, वो प्रेडिकेट की होगी। और प्रेडिकेट के अंदर बच्चों सबसे ताकतवर जो स्पीच ऑर्गन होता है वो वर्ब होती है। वर्ब ही डिसाइड करती है कि मोड ऑफ प्रेडिकेशन क्या होगा। और मोड ऑफ प्रेडिकेशन किसी सेंटेंस के अंदर अगर स्पष्ट हो जाए तो आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि पूरे सेंटेंस का एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है, एक्चुअल मोड क्या है। यानी वर्ब यदि अफर्मेटिव मोड में वाक्य में इस्तेमाल हो गई तो पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जरा सोचो ना, इज राइटिंग, और इज राइटिंग अगर मैं निगेटिव फॉर्मेट में तब्दील कर दूं तो बच्चों क्या होगा? इज नॉट राइटिंग। अब मान लो, अब मैं बोल दूं मोना इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सिर्फ हमने वर्ब को निगेटिव बनाया, पूरा प्रेडिकेशन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। भाई इस वाक्य में सब्जेक्ट मोना है, रिमेनिंग सेक्शन क्या है? प्रेडिकेट। कर लो विचार, मोना के बारे में क्या बोला गया? वह पत्र नहीं लिख रही है। और इस तरह से अगर पूरे वाक्य को समेकित रूप से इंक्लूसिव मैनर में एक साथ स्टडी किया जाए तो बच्चों आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि यह वाक्य अब सकारात्मक नहीं रहा, कैसा हो गया? नकारात्मक। बताओ, इस वाक्य को नकारात्मक स्वरूप, निगेटिव मोड देने के पीछे किसकी महती भूमिका है, किसकी अहम भूमिका है? वर्ब की। वर्ब को कुल 3 अलग अलग मोड में डिफाइन किया गया है, 3 अलग अलग मोड में विभाजित किया गया है, जिसके तहत पहला मोड है इंडिकेटिव मोड, जिसे बोलते हैं वर्ब का निर्देशात्मक स्वरूप। यहां मोड का मतलब तो स्पष्ट है ना, तरीका, वे आउट, जिस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल होगा उसी तरीके को वर्ब का मोड कहते हैं। यानी वर्ब किस किस मोड में हो सकती है? इंडिकेटिव मोड में। और ध्यान रहे अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं?
फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ रहे हैं। जब वर्ब इनफाइनाइट होगी तो उसका मोड क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट मोड। अभी इनफाइनाइट मोड को थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखिए और अपना पूरा फोकस फाइनाइट मोड में इस्तेमाल होने वाली वर्ब पे डालिए। इस तरह से बच्चों जब फाइनाइट मोड में वर्ब इस्तेमाल होती है तब उसे 3 नामों से जाना जाता है। उसके मोड को 3 अलग अलग तरीकों से बयां किया जाता है। एक है इंडिकेटिव मोड, निर्देशात्मक स्वरूप, इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब्स, क्रिया का निर्देशात्मक स्वरूप। दूसरा है इंपेरेटिव मोड, क्रिया का आदेशात्मक स्वरूप। तीसरा है बच्चों फाइनाइट वर्ब्स के इन 3 डिफरेंट मोड्स में ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मोड्स होते हैं। ध्यान रहे, इंडिकेटिव मोड में वर्ब अपने कुल 26 स्वरूप में आती है, जहां 16 फॉर्मेट उसके 16 फॉर्मेट्स उसके एक्टिव मोड के परिचायक हैं और 10 फॉर्मेट्स उसके पैसिव मोड के। हम लोग बात करेंगे बच्चों इस पर विस्तार से कि ये 16 और 10 फॉर्मेट कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे पढ़े जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस की बुनियाद यहीं से बनती है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि वर्ब जब इंडिकेटिव मोड में इस्तेमाल होगी तब पूरे वाक्य का जो स्वरूप होगा, पूरे वाक्य का जो मोड होगा, वो या तो सकारात्मक होगा यानी पॉजिटिव दैट इज अफर्मेटिव, या नेगेटिव होगा नकारात्मक, या इंट्रोगेटिव होगा प्रश्नवाचक, या इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव होगा प्रश्नवाचक सह नकारात्मक, या इंट्रोगेटिव होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जब वर्ब इंडिकेटिव मोड में इस्तेमाल होगी तब वो किस किस तरह के वाक्यों को निर्मित करेगी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको क्वेश्चंस कहते हैं। मुख्य रूप से ये 2 फॉर्मेट निकल कर आते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि सकारात्मक नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्य निर्मित होते हैं। और बच्चों जब वर्ब इंपेरेटिव मोड में इस्तेमाल होगी तब इच्छा बोधक वाक्यों का निर्माण होगा, लाइक कमांड, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी, विश, एडवाइस, सजेशन। इन सारे भाव को बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं, आप समझ जाना कि उस वाक्य में इस्तेमाल होने वाली वर्ब अपने किस मोड में थी, अपने किस मोड में होती है? इंपेरेटिव मोड में। यही वजह है कि इन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने का प्रयास किया। आगे के चैप्टर्स में हम लोग वर्ब के डिफरेंट मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, खास करके इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मोड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत जल्द आपके बीच अंग्रेजी के एक दूसरे अध्याय के साथ मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब सामान्यतः एक्टिव वर्ब्स की श्रेणी में आती है, यानी इनका सब्जेक्ट परफॉर्मर की भूमिका में होता है, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट सफरर की भूमिका में होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों ही फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं।